students, welcome to online classes of Shivaji Group of Institution. Today's my topic is लोकतंत्र की चुनौतियां। ये हमारा क्लास 10 के लिए सामाजिक विज्ञान का नागरिक शास्त्र का लास्ट चैप्टर है, जिसके मैं प्रीवियस वीडियोस में देख चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले वाले वीडियोस में चुनौतियों के बारे में पढ़ाया था कि कौन कौन सी चुनौतियां हैं जो हमारे लोकतंत्र को क्या करनी पड़ रही है, फेस करनी पड़ती है। जिसमें पहली थी बुनियादी चुनौती, जिसका उदाहरण हमने आपको नेपाल का देके बताया था। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर आज भी लोकतंत्र नहीं है। दूसरी चुनौती जो हमारी थी वो विस्तार की चुनौती थी कि किस तरीके से, जिसमें हमने भारत का उदाहरण लिया था कि किस तरीके से भारत में लोकतंत्र तो है बट उसका विस्तार नहीं हो पा रहा है। और तीसरा था लोकतंत्र को मजबूत बनाना, जिसमें कि लोकतंत्र होने के बाद, उसका विस्तार होने के बाद भी अभी भी उसमें उसको मजबूती प्रदान नहीं करी गई है, जो कि बहुत बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ रहा है। इसको भी बहुत सारे देश जो है वो इसका सामना कर रहे हैं। चुनौतियों के बारे में हमने बताया था कि किस तरह के राजनीतिक सुधार करने की आवश्यकता है, जो मैंने सेकंड वीडियो में बताया था कि हम ऐसे कौन से राजनीतिक सुधार करें जिनके द्वारा हम इन चुनौतियों का, इन समस्याओं का समाधान निकाल सकें। अब आज हमारा जो टॉपिक है कि जब हम इन चुनौतियों और राजनीतिक सुधारों के द्वारा उन चुनौतियों से बाहर निकलते हैं या उन चुनौतियों का एक समाधान या एक हल खोज लेते हैं, तो हम लोकतंत्र को एक नई तरीके से देखने लगते हैं कि लोकतंत्र क्या है, ठीक है, या नए तरह का लोकतंत्र क्या है। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे कि लोकतंत्र की पुनर्परिभाषा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लोकतंत्र की पुनर्परिभाषा। अब हम लोकतंत्र को दोबारा से पुनः परिभाषित करेंगे कि एक नए लोकतंत्र की क्या परिभाषा होनी चाहिए, जो कि हमने इन सारे अध्यायों में पढ़कर जो हमने एक पूरा निचोड़ निकाला कि लोकतंत्र क्या होना चाहिए, क्या है लोकतंत्र। इसको आज हम पढ़ेंगे कि लोकतंत्र की जो मेन हमारी परिभाषा जो अब आगे जो बन के निकल रही है वो क्या है। जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि अगर हमें एक अच्छा लोकतंत्र चाहिए, एक हमें अच्छा शांतिपूर्ण देश चाहिए, तो हमें किस तरह के लोकतंत्र की आवश्यकता है। सबसे पहले प्रतिनिधि ही संपूर्ण मुख्य फैसले लें। जो भी जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, उन्हीं के द्वारा जितने भी मुख्य फैसले हैं उनको ही लेने चाहिए। क्यों? क्योंकि जनता के लिए फैसले लिए जा रहे हैं और जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा ही जब वो फैसले लिए जाएंगे तो जनता भी सेटिस्फाइड रहेगी और किसी भी तरह का कोई विवाद या दिक्कतें नहीं आएंगी। तो पहला पॉइंट है कि प्रतिनिधि जो चुने गए हैं वो मुख्य फैसले लें। दूसरा है चुनाव के द्वारा वर्तमान शासकों को बदलने का विकल्प व अवसर मिलना चाहिए। जैसे कि चुनाव हो रहे हैं तो चुनाव में जो भी हमारे वर्तमान शासक हैं, जैसे हम उनको चुनते हैं, उसके बाद हम 5 सालों के बाद अगर हमें वो जो है वो अपने किसी भी शर्त को ना माने हो, या हमें किसी भी तरीके से ऐसा लग रहा है कि हमारा फैसला नेता को चुनने को लेकर हमारा फैसला गलत हुआ, तो हम 5 साल के बाद अपने नेता को चेंज कर देते हैं दोबारा से चुनाव के द्वारा। तो यहाँ पर बताने का मतलब है कि लोकतंत्र में चुनाव की प्रक्रिया को बहुत ज्यादा जटिल या खर्चीली ना बना के उन्हें इस तरह की प्रक्रिया बनानी चाहिए, इस तरह का जो है चुनाव प्रक्रिया होनी चाहिए कि हम आसानी से चुनाव के द्वारा जो भी वर्तमान शासक हैं उनको बदल सके, या हमें उनके विकल्प देने की, मतलब अगर हमें एक समझ में नहीं आया तो हम दूसरे को उसकी जगह पर रख सकते हैं, उसके विकल्प चाहिए। ये भी एक पॉइंट है जो कि एक लोकतंत्र को पुनः परिभाषित कर रहा है। विकल्प एक समान, और जो ये विकल्प हमको मिल रहे हैं, जैसे कि चुनाव करने का अधिकार जो हमें मिल रहा है, वो एक आधार पर होना चाहिए, एक समान आधार पर। इसमें किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए कि वो वोट कर सकता है और दूसरा वोट नहीं कर सकता है। तो इसका आधार एक समान होना चाहिए। ऐसी सरकार का हमें गठन करना चाहिए जो संविधान के नियमों को माने। कभी कभी क्या होता है, जब सरकार बन जाती है तो सरकार अपने जो शक्तियां होती हैं उनका गलत प्रयोग करने लगती है और अपने आप को इतनी ज्यादा शक्तिशाली समझने लगती है कि वो संविधान के नियमों के विरुद्ध चलने लगती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमें लोकतंत्र में रहना है तो जो हम संवैधानिक नियम और कानून बनाए गए हैं उन्हीं संविधान के नियमों के अंतर्गत ही हमें कार्य करना चाहिए। तो सरकार को भी उसी के हिसाब से चलना चाहिए और उस सरकार को नागरिकों के अधिकारों को भी मानना चाहिए। जो भी नागरिकों को अधिकार, जो उनके मूल अधिकार संविधान के द्वारा उनको दिए गए हैं, जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, उसमें शिक्षा और जो है आपको संस्कृति का अधिकार, इसी के साथ संवैधानिक उपचारों का अधिकार,
जो ये हमको 5 अधिकार 6 अधिकार मिले हुए हैं हमें संविधान की तरफ से, सरकार को चाहिए, या लोकतंत्र जो एक हमारा नया बन कर आ रहा है उसमें इन अधिकारों को भी सरकार को मानना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है सरकार व सामाजिक समूह के मध्य सत्ता की साझेदारी। जैसा कि हमने अपने पहले पार्ट में पढ़ा था सत्ता की साझेदारी, जिसमें हम जो शक्तियां होती हैं उनको विभिन्न वर्गों में बांट देते हैं, जो शक्तियों का पृथक्करण कर दिया जाता है। ऐसे ही एक नया लोकतंत्र बनाने के लिए, एक नए लोकतंत्र की परिभाषा में हम ये कहना चाहेंगे कि जो सरकार है और जो सामाजिक समूह है उनके मध्य भी सत्ता की साझेदारी होनी चाहिए, कि मतलब कुछ शक्तियां सरकार के पास होनी चाहिए और कुछ शक्तियां सामाजिक समूहों को भी मिलनी चाहिए। फिर है तानाशाही और क्रूर शासन। जैसा कि हम जानते हैं लोकतंत्र में कभी भी तानाशाही या क्रूर शासन या क्रूर राजतंत्र नहीं होता है, क्योंकि ये लोकतंत्र है, जनता का शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा है, तो इसमें तानाशाही या क्रूर शासन का कोई भी स्थान नहीं होता। एंड द सेकंड नेक्स्ट इज अल्पसंख्यकों की आवाज या मांगों का आदर। सबसे बड़ी जो चीज, ये हमारे तीनों पॉइंट्स जो है वो एक साथ मिलकर भी मैं समझाऊंगी आपको कि अल्पसंख्यकों की आवाज और मांगों का आदर होना चाहिए, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, और समानता। तीनों चीजें एक पे मिक्स करके समझिए। अगर हम अल्पसंख्यकों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं और एक समानता का व्यवहार हम रखते हैं, तो लोकतंत्र हमें क्या बताता है कि हमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक हर रूप में हमें समानता मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र किसी भी तरह का भेदभाव किसी भी आधार पर, जाति, धर्म, भेद, लिंग के आधार पर नहीं करता है। इसलिए अल्पसंख्यकों की आवाज और मांगों का भी आदर करना चाहिए, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसी के साथ किसी भी आधार पर, खाली ये अल्पसंख्यकों के आधार पर नहीं, जाति को लेके, धर्म को लेके, या किसी भी भाषा को लेकर, या क्षेत्र को लेकर भी, या लिंग को लेकर भी किसी में मनुष्य की पुरुषों को ज्यादा अधिकार दे दिया जाए, महिलाओं को कम दिए जाए, इस आधार पर भी किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव लोकतंत्र में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र का जो मूल मंत्र है वो है समानता, सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करना, सबको समान और उचित अवसर प्रदान करना। तो आज हमारा ये चैप्टर भी फिनिश हुआ, लोकतंत्र की चुनौतियां, लोकतंत्र के परिणाम और लोकतंत्र की चुनौतियां। ये दोनों चैप्टर्स के नोट्स आई थिंक अभी मैंने आपको नहीं दिए हैं। फर्स्टली अभी जो आप लोगों को बुकलेट्स मिलेगी उसमें हम आपको लोकतंत्र की चुनौतियों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दूंगी, मैं उसके में आंसर्स भी दूंगी, तो आप लोग उससे बुकलेट से देख के उसको अपनी कॉपीज में नोट डाउन कर लीजिएगा। और लोकतंत्र के परिणाम चैप्टर के अगर अभी रह गए हैं नोट्स मेरे, वो मैं आपको अगले बुकलेट्स में प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।